नमस्कार, हेलो जिंदगी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र या कुंडली का जब भी जिक्र होता है तो अक्सर दो शब्दों के बारे में हम जरूर सुनते हैं, वो है राशि और लग्न। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है और लग्न असल में होता क्या है, इसका महत्व क्या है, साथ ही इसका हम पर प्रभाव क्या पड़ता है। आज इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के मेहमान से। जी, हमारे आज की मेहमान है ज्योतिष आशिमा शर्मा जी, जो कि इन्हीं सवालों के जवाब हमें देगी। तो आइए स्वागत करते हैं आशिमा जी का। आशिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाय भावना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे शो पे आके। मेरा फर्स्ट टाइम है आपके शो में, तो काफी मैंने सुना है आपके हेलो जिंदगी के बारे में, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं भी आपके इस हेलो जिंदगी का हिस्सा बन पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए आशिमा जी। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो आशिमा जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और अब जिस तरीके से लग्न और राशि का जिक्र हुआ है, तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि लग्न और राशि, इन दोनों में फर्क क्या है। देखो भावना, एक्चुअली क्या है कि लोग ना काफी कंफ्यूज रहते हैं इस वाले टॉपिक को लेके कि हम लग्न के हिसाब से चीजों को देखें या राशि के हिसाब से। तो जो राशि होती है और लग्न में हमें डिफरेंस ये समझना होगा कि जब हमारे, जैसे हम किसी के लिए प्रेडिक्शंस के लिए जाते हैं कि हमारे बारे में कोई बता दे, तो या हमारी लाइफ कैसी रहेगी, या हमारे पास गाड़ी होगी, घर होगा, या बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, ये सारे जो भी सवाल होते हैं, तो उसके लिए हमें लग्न की हेल्प लेनी होती है। तो लग्न बेसिकली क्या होता है कि हमारे हर पॉइंट्स को क्लियर करता है। प्रेडिक्शंस के लिए हमें लग्न की हेल्प लेनी होती है कि और जो राशि होती है लग्न का ही एक पार्ट है कि जो चंद्रमा होता है वो जिस राशि में बैठा होता है वो मैन टू मैन डिफर हो सकता है। हो सकता है किसी का चंद्रमा मेष राशि में बैठा है तो उसकी राशि मेष हो गई। तो चंद्रमा कुंडली में, लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस पोजीशन में बैठा होता है वो राशि होती है। किसी का वृष राशि में, यानी कि 2 नंबर, जैसे राशियों को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे किसी की लग्न कुंडली में कहीं 1 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर चंद्रमा बैठा है तो उसकी राशि मेष हो गई। अगर किसी की राशि में ना कुंडली में 2 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर चंद्रमा बैठा है तो उसकी राशि वृष हो गई। अगर आपकी लग्न कुंडली में 3 नंबर में अगर चंद्रमा बैठा है, आप ऐसे देख सकते हो, जैसे जहां एक लग्न कुंडली लिखा होता है उसमें आपके अगर 3 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी मिथुन राशि हो गई। अगर आपका 4 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी कर्क राशि हो गई। और अगर आपका 5 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो सिंह राशि। 6 नंबर में अगर बैठा हुआ है तो आपकी कन्या राशि हो गई। अगर आपका 7 नंबर में बैठा हुआ है तो तुला राशि हम मानेंगे। 8 नंबर में, यानी कि 8 नंबर कुंडली, लग्न कुंडली में अगर कहीं 8 नंबर लिखा है और आपका वहां पर चंद्रमा बैठा है तो आप उसको वृश्चिक राशि बोलोगे। और अगर 9 नंबर है किसी का, उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो आपकी धनु राशि हो गई। अगर 10 नंबर में बैठा हुआ है चंद्रमा तो वो मकर राशि कहलाएगी। 11 नंबर में बैठा है तो कुंभ राशि, और 12 में बैठा है तो मीन राशि। तो जो राशियां होती हैं वो चंद्रमा से देखी जाती हैं। और राशियों का जो मेन मतलब हमारा होता है, जो हम ये देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में हमारे प्लेनेट जो चेंज होते हैं, जो गोचर होता है, कि जैसे बोलते हैं कि अब 13 सितंबर से जो गुरु है वो हमारा कुंभ राशि से मकर राशि में आने वाला है, तो उसका राशियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मैं अपना जानना चाहूँ या आप जानना चाहो या कोई भी जानना चाहे, तो उसको अपनी राशि मालूम होनी चाहिए कि ये जो ग्रह का चेंज हुआ किस राशि पे उसका इफेक्ट क्या है। तो वहां पे राशि का मतलब है कि हमें सबको अपनी राशि पता होनी चाहिए। अच्छा, राशि में भी कंफ्यूजन ये रहता है लोगों के साथ कि वो अपने नामों की राशि को राशि मान लेते हैं कि अगर मान लो मेरा नाम आशिमा है तो मैं मेष राशि मान रही हूँ, है ना। अगर किसी का माँ से नाम है तो वो सिंह राशि मान रहा है। तो नाम जरूरी नहीं है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ से, जो आपकी जन्म कुंडली बनी या आपकी जो राशि डेट ऑफ बर्थ से आ रही है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हर इंसान उस पर नाम रख रहा हो। ये हो सकता है कि एक इंसान के 2 भी नाम होते हैं कई बार। तो जो लोग बोलते हैं ना कि ये राशि का नाम है और ये बोलता हुआ नाम है, मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है, तो जो डॉक्यूमेंट्स में यूज होते हैं वो हमारी राशि नहीं होती। मे बी कि वो राशि पे रखा हुआ हो, हर एक का नहीं हो सकता कि सबने रखा हो, और कुछ का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। तो हमारी राशि वो होती है कि आपकी जन्म कुंडली, जो लग्न कुंडली होती है,
उसमें चंद्रमा किस नंबर पे बैठा है वो आपकी राशि होती है। हमें अगर अपनी वर्तमान स्थिति जाननी है कि हमारा कौन सी महादशा चल रही है या हमारा इस समय जो ग्रह बदला हमारे ऊपर जी। उसका क्या असर है, वो राशि है। अगर हमें ये जानना है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा रहेगा, तो जी। वो लग्न लग्न से होता है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है लग्न का, वो हमारे बारे में इंडिकेट करता है कि हमें अगर अपनी पोजीशन जाननी है कि हमारी ओवरऑल लाइफ कैसी बीतेगी, लाइफ आगे चल के हम कितनी प्रोग्रेस करेंगे, या हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारा नेचर कैसा है, कौन-कौन सी मतलब हम अपनी लाइफ में कितनी ग्रोथ ले पाएँगे, वो सारी चीज़ें देखने के लिए हमें लग्न कुंडली का सहारा लेना पड़ता है, राशि का नहीं। इसका मतलब कि जब एक इंसान की पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में अगर हम बात करें, अगर उसकी उस पर्सनैलिटी से और उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में अगर हम कुछ प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो उसमें हमारा जो है लग्न, उसको देखा जाता है। जी, जी, जी। लग्न कुंडली से ही ये चीज़ें होती हैं कि जैसे हमारा लग्न होता है, उसमें 12 हाउसेज़ होती हैं। तो जो फर्स्ट हाउस होता है, लग्न कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, वो होता है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को, पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारी हेल्थ के बारे में या हमारी नेचर के बारे में, ये हमें दिखाता है। जो सेकंड हाउस होता है कुंडली का, वो जी। हमारी सेविंग पोजीशन की, हमारे धन की क्या स्थिति रहेगी, हम कितना जोड़ पाएँगे, हमारी सेविंग्स क्या होंगी, बैंक बैलेंस क्या रहेगा, या हमारे कुटुंब की स्थिति क्या रहेगी कि हम एक बहुत भारी भरकम अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करेंगे या हमारी फैमिली में डिस्प्यूट होंगे, टेंशन होगी, इससे रिलेटेड जो भी कुछ है, वो हमारे सेकंड हाउस से देखा जाएगा। हमारा जो थर्ड हाउस होता है, वो हमारा होता है जो नेटवर्क होता है हमारा, जो हमारा सामाजिक दायरा होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, आपके भाई-बहन होते हैं, आपके कज़िन्स भी हो सकते हैं। तो वो ये भाई-बहनों से रिलेटेड हो या आपके फ्रेंड से रिलेटेड हो, आपके बिज़नेस पार्टनर से रिलेटेड हो, वो थर्ड हाउस देखा जाता है, वो भी लग्न कुंडली के ही अकॉर्डिंग देखा जाएगा। और जो फोर्थ हाउस होता है, वो होता है हमारी, जैसे माता का भवन होता है, वाहन का होता है, घर परिवार का होता है, ज़मीन-जायदाद का होता है, या ये कहिए हमारी एसेट्स जो होती है कि हम अपनी लाइफ में कितना लग्ज़री जी पाएँगे, वो सारी चीज़ें हमारी उस फोर्थ हाउस से देखी जाती है। और अगर जो फिफ्थ हाउस होता है, वो होता है हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, हमारी बुद्धि का होता है, हमारी एजुकेशन का होता है। अब ये जो फिफ्थ हाउस होता है, इसमें होता है कि हमारे ब्रेन की इसमें पता चलता है कि हमारा ब्रेन कितना शार्प है या हमारा बुद्धि का विकास करने वाला है, हमारे डिसीज़न लेने की पावर को वो दिखाता है और संतान के भविष्य को दिखाता है, बच्चों से रिलेटेड हमें जो उपलब्धियाँ मिलनी हैं या बच्चों की परवरिश में हम कितने कारगर साबित होंगे, हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वो हमारे फिफ्थ हाउस से टैली होता है। तो मैं एक बीच में ये बात बताना चाहूँगी, हम लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कई बार नॉर्मली कि हम जब अगर हमें अपने बच्चे का भविष्य जानना होता है, कि जी। हमारा बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा, उसके करियर में कितनी ग्रोथ रहनी है, तो हम केवल उसकी कुंडली देखते रहते हैं कि बच्चे की कुंडली देख दो, बच्चे की कुंडली देख दो कि वो क्या प्रोग्रेस है। लेकिन हम वहाँ पर एक मिस कर जाते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, तो वो जो फिफ्थ हाउस होता है, वो आपकी संतानों को इंडिकेट करता है कि आपके बच्चे का कितना नाम रोशन होगा। अब आपकी कुंडली में अगर उस भाव में कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है, तो वो भी आपके बच्चे की प्रोग्रेस को रोक रहा होगा। तो हमें जब अपने बच्चे की कुंडली आप दिखाएँ, उसकी प्रोग्रेस को लेकर, तो उसके साथ में अपनी कुंडली का ये फिफ्थ हाउस भी आपको डिस्कस करना चाहिए, हर ज्योतिष से, कि हमारी कुंडली में भी देखिए कि हमारे बच्चे की स्थिति क्या है, क्या वो हमें सुख देगा या हम उसके लिए कुछ कर पाएँगे, तो ये बहुत ज़्यादा रिलेट होती है। तो ये फिफ्थ हाउस की बात हो गई। सिक्स्थ हाउस से होता है कि कोर्ट केस जो चलते हैं, जो मुकदमे वगैरह चलते हैं या आपकी हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, वो सिक्स्थ हाउस होता है हमारी बीमारियों से रिलेटेड बातें बताता है। कर्ज की क्या पोजीशन रहेगी, कभी-कभी वो घर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है किसी की लाइफ में कि भले ही उनका बिज़नेस बहुत अच्छा हो, लेकिन उनके ऊपर कर्ज बराबर बने रहेंगे। और कभी-कभी तो ये वाला भाव इतना गड़बड़ हो जाता है कि जो बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, तो उनकी इनकम बेचारों की तो वो कर्ज चुकाते-चुकाते ही खत्म हो जाती है, सेविंग हो ही नहीं पाती। तो सिक्स्थ हाउस से हम वो वाली प्रॉब्लम देख सकते हैं कि आपके कर्ज की क्या पोजीशन रहेगी, कोर्ट केस तो नहीं कोई चलने वाला, या आपके कॉम्पिटिटर जो बिज़नेस में कई बार अराइवल्स कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, तो उसका भी हमें उसी से पता चलता है। ये दुर्घटना होती है, सडनली हमारा ऑपरेशन होने का बन गया, तो ये सब हमारा सिक्स्थ हाउस से
कंट्रोल भी किया जा सकता है और प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो 7th हाउस होता है हमारी लग्न कुंडली का, तो उससे हमारी मैरिड लाइफ से रिलेटेड बातें मालूम चलती है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी, शादी होने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, या शादी होने के बाद आपकी दिक्कतें, आप लोगों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। कभी कभी तो ये भी होता है कि वो 7th हाउस जब एक्टिव होता है उसका कोई ग्रह अच्छा, तो हम किसी से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और लव मैरिज का जो सीन बनता है तो वो 7th हाउस की वजह से ही होता है। जब कोई ग्रह एक्टिव होता है तो हमें किसी से बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, हमारा रिलेशन जुड़ जाता है और हम मैनेज कर जाते हैं उससे। अब उसी में ही बैठा हुआ कभी कभी कोई नेगेटिव ग्रह जैसे ही एक्टिव होता है तो फिर वो हम लोगों में जो अच्छी बॉन्डिंग थी वो डिस्प्यूट का कारण बन जाती है और फिर बात आ जाती है तलाक तक कि अब हमें अलग अलग रहना है। तो वो सारा अच्छा होना या बुरा होना वो आपके 7th हाउस से दिखता है कि हम उस 7th हाउस से उसका प्रेडिक्ट करते हैं। अब ऐसे ही आता है आपका 8th हाउस। 8वां घर जो होता है वो होता है कि आपकी किसी भी चीज की, जो भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, डिसीजन लेते हो, लाइफ में कुछ भी आपकी प्लानिंग्स होती हैं, उसकी आयु क्या रहने वाली है, उसकी कितनी लंबी आयु रहेगी, या आपके जीवन से संबंधित भी होता है कि आपके ऊपर जो मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं कि सडनली हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई या जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी और हमारे अचानक से परिस्थिति हमारे अगेंस्ट होती चली जा रही है, वो सब 8th हाउस से पैदा होती है वो चीजें। तो हम 8th हाउस देख के वो चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे आपका 9th हाउस होता है। जो 9th हाउस होता है वो होता है आपके भाग्य का, वो आपके भाग्य से रिलेटेड होता है कि आप कितने लकी हैं। अब अगर आपकी उस 9th हाउस में कोई बहुत अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो वो आपका लक बहुत तेज, जैसे जो लोग थोड़ी सी मेहनत करके बहुत लाइफ में नाम कमा देते हैं तो वो आपके 9th हाउस की ही पावर होती है। बट अगर किसी का 9th हाउस में वो ग्रह खराब बैठा हुआ है और वो ये चाहता है कि आप कितनी भी मेहनत करो पर लक आपका साथ नहीं देता, आपको केवल मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ना होता है, तो उस वाले 9th हाउस का भी एक सॉल्यूशन होता है जो कुंडली टू कुंडली वो डिफरेंट होता है, सबकी कुंडली के अकॉर्डिंग किया जाता है। ऐसे आपका 10th हाउस होता है। तो 10th हाउस होता है हमारे करियर का, आपके रोजगार का, व्यापार का, आपकी प्रतिष्ठा का, या जो बच्चे होते हैं वो कंपटीशन देते हैं तो कंपटीशन में जीतेंगे या हारेंगे, ये सारे प्रेडिक्शन वो आपके 10th हाउस से देखे जाते हैं। आपके पिता की पोजीशन के बारे में भी, जैसे जनरली बहुत लोग ये वाली प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बच्चे की कुंडली है लेकिन हमारे फादर की नहीं है और उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है या पापा का बहुत स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो बच्चे की कुंडली में पिता के बारे में सॉल्यूशन मिल सकता है क्योंकि आपके जो फादर है वही उनकी कुंडली के लिए या उनकी लाइफ के लिए एक सेविंग वाला रोल निभा सकते हैं कि हाँ आपके 10th हाउस में कोई ग्रह अच्छा है तो उसकी मदद लेके आपके फादर की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। ऐसे 11th हाउस होता है वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है कि आपकी इनकम कितनी रहेगी या हम पैसे कमा पाएंगे भी या नहीं, कितने स्ट्रगल से पैसा कमेगा या इजीली कमेगा, कितना हमारा मतलब कितना एम्पायर हम खड़ा कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल जो भी होता है वो हमारा 11th हाउस से होता है। ये घर प्राप्ति का भी होता है कि हमने जो मेहनत करी उसका रिजल्ट कितना मिलेगा, तो वो भी हमारा 11th हाउस से होता है। इसके बाद आता है 12th हाउस। ये होता है हमारे विदेश यात्रा कि हम बाहर जाएंगे, विदेश से भी ले लो या फिर ये कहिए कि आप जैसे मान लीजिए किसी भी सिटी में है तो बहुत दूर वाली जो सिटी जो आपका एक तरीके से मदर वो नहीं है कि हाँ आपकी मतलब मातृभूमि नहीं है, उससे जो बाहर के जो भी होते हैं वहां से आने वाले फायदे कि हमें बिजनेस में बाहरी स्थानों से लाभ मिलेगा या बाहर के लोग हमारी कितनी हेल्प करेंगे या हमारे पैसे अगर कहीं अटकते हैं तो वो भी आपका 12th हाउस से देखा जाता है। हमारी इन्वेस्टमेंट की सारी कि हम इन्वेस्टमेंट से हमें फायदा होगा या हम फंस जाएंगे, हमारी मार्केट में पेमेंट कितना फंसा हुआ है, ये सब 12th हाउस से देखे जाते हैं। तो लग्न जो है ना वो पूरी लाइफ की कहानी सेट कर सकता है। और जो राशियां होती हैं वो गोचर जो हमारे चलते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा रहेगा, कल का दिन हमारा कैसा रहेगा, वो हमारा राशियों से होता है। तो आप जो लोग राशियां देखते हैं जो न्यूज़पेपर में आती हैं या हमारी राशि के बारे में बताया जाता है, तो आप कभी नामों से मत देखिए। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके जन्म की राशि क्या है तो वो आपकी वैल्यू करती है। हम नाम जो रख लेते हैं वो हमारी जरूरी नहीं कि राशि हो। बड़े आसान शब्दों में आपने इन दोनों चीजों का फर्क समझा दिया, क्योंकि अभी तक मैं भी कंफ्यूज थी इन चीजों को लेके, क्योंकि मुझे भी लगता था कि जो राशि होती है और जो ज़ोडिएक साइन देखकर हम
अपना जो प्रिडिक्शन देखते हैं न्यूज़पेपर में और जगह, मुझे लगता था कि शायद यही मेन चीज होती है और इसी के बलबूते हमें अपनी जी, जीवन से जी, जी। जुड़ी हुई जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में जी, हम जी, जी। शायद कुछ पता लगा सकते हैं। जी, जी, जी। आशिमा जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी को अपनी लग्न राशि के बारे में पता करना हो कि कौन सा लग्न है, तो वो कैसे पता कर सकता है, हाँ, एक मैंने मेरे आपको जैसा साधारण इंसान? जी, जी, जी। मैंने आपको बताया ना कि जैसे लग्न कुंडली जो होती है तो उसमें मेन जो लग्न जहाँ पे लिखा होता है कि आपकी लग्न है, तो वहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष लग्न हो गया। ओके। अगर आपका 2 नंबर लिखा है तो वृष लग्न हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो और मतलब अगर नंबर के हिसाब से हम अपनी जी, उस जी, जी। राशि का पता लगा सकते जी, हैं, जी। तो लग्न क्या मुझे राशि। वो रिपीट करना है आप बताने के लिए या नहीं हो नहीं गया? नहीं, हो ओके, गया, हमें ओके। समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। आशिमा जी, अब यहाँ पर क्योंकि आपने बताया कि इतनी महत्वपूर्ण होता है ये लग्न का जो जिक्र होता है, और कुंडली जब देखी जाती है तो सबसे पहले लग्न की स्थिति क्या है, क्या जी, है जी, जी। कंडीशन, वो सारी चीजें देखी जाती है। और हेल्थ हो गया, हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजें, यानी कि करियर, हेल्थ, शादी के लिए, और जी, जी, अगर जी। मतलब हमारी लाइफ में जो रोजाना आने वाली कठिनाइयां होती हैं, उन सब चीजों में इसका बहुत जी, योगदान जी, जी। रहता है। और हुँ। एक तरीके से कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है लग्न। तो जी, अब जी, जी। आपसे, आपने अभी जिक्र किया था कि एक इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में इससे पता लगाया जी, जा जी। सकता है। जी, तो जी। अब आपसे अब हम ये समझ लेते हैं कि कौन से लग्न वाले व्यक्ति का किस तरीके का व्यक्तित्व रहता है। जी, जी, बिल्कुल। ये आपने बहुत एक सही सवाल किया कि जैसे अगर हम लग्नों की बात करें, जैसे मैंने इसी के साथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि लग्न आपका क्या है या कोई देख सकता है। आप जैसे हम्म, लग्न है, अगर आपका 1 नंबर लिखा है और आपकी कुंडली में लिखा है कि मेष लग्न की कुंडली है, हम्म, तो मेष लग्न का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। और जो मंगल है वो बहुत तेजस्वी होता है, मतलब उनके में ये होता है कि जो सोच लिया वो तुरंत इंस्टेंटली उस पे एक्शन लेंगे। मतलब उसमें सब्र नाम की चीज नहीं होती है, उनको लगता है कि बस मैंने सोचा और करना है। एक जुनून होता है, एक पैशन होता है, और वो किसी भी हाल में अपने आप को असफल नहीं देख सकते। तो ये मेष लग्न वालों की क्वालिटी होती है। लेकिन कभी कभी ये लोग एग्रेसिव इतने हो जाते हैं कि ये लोग, इनके रिलेशंस बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इनको हम्म, गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और जो डिप्लोमेटिक ये बिल्कुल भी नहीं रह सकते कि किसी की भी गलत बात सुन ली तो भी उनको कोई फर्क ना पड़े। ये एकदम से हाइपर होंगे, गलत बात में रिएक्ट करेंगे, और चाहे भले ही इनको कोई बुरा भी समझ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक बिंदास नेचर के होते हैं। इसी में अगर वृष लग्न की हम बात करते हैं, जिसका 2 नंबर लिखा हो यानी कि वो वृष लग्न है, तो बहुत वो सॉफ्ट नेचर के होंगे। एक इस तरह से बात करेंगे कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो, उनकी उनके लिए बहुत इमोशनल होंगे अपने रिलेशंस को लेकर, कि किसी भी एंड तक जाएंगे वो अपने एक रिलेशन को निभाने के लिए। वो बहुत जी। ज्यादा अपने ऊपर भी ना, कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी फीलिंग्स हर्ट भी हो रही होती है ना, तो भी वो रिश्ते निभाते हैं। तो वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। और ये चीज उनके लिए अच्छी तो है, लेकिन आंसू भी उनको बहुत बहाने पड़ते हैं, क्योंकि वो किसी से आर्ग्यू नहीं करते। क्या ठीक है, अगर उसने कर दिया तो उसके जाने, मैं अपनी, ऐसे वाले होते हैं। अगर मिथुन लग्न की बात करें, तो जो मिथुन लग्न के लोग होते हैं वो एक लगनशीलता उनमें बहुत होती है, क्योंकि वो मिथुन लग्न का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। जी। और जो बुध है ना ग्रहों में, वो व्यापारी होता है। तो उनको बस एक फोकस करना होता है, उनकी एक एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। वो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते और एक लगन से अपनी मेहनत में लगे रहते हैं, और काफी नाम भी कमाते हैं। लेकिन उनको अगर हम ये बोले, सामाजिक दायरा उनका बहुत बड़ा होता है, वो हर एक से मतलब रखते हैं। अगर कोई शत्रु भी है उनका, तो भी जी। उससे वो लड़ने में बिलीव नहीं करते। उन्हें लगता है कि हाँ, हमें सबसे एक नॉर्मल बिहेव रखना है, व्यवहार रखना है, और बाकी अपने काम में वो मगन रहते हैं। तो वो लोग मेरे हिसाब से तो लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं रहते, और बहुत हैप्पीली अपने बिजनेस या अपने करियर पे फोकस करते हैं। यानी लेकिन बड़ी अगर कर्क लकी लग्न, हाँ लग्न जी, है। हाँ जी, जी। और अगर कर्क लग्न की बात करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। कुछ भी बात होगी, वो बहुत जल्दी से रो जाएंगे। उनको कोई फीलिंग हर्ट भी नहीं करेगा ना, तो भी उन्हें लगेगा हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ ये हो गया, मतलब वो। लेकिन हाँ, किसी के साथ बुरा भी नहीं होने देते, मतलब उनको बिल्कुल पैम्पर करते हैं दूसरे को। उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफी जी। लकी होते हैं। जिनका कर्क लग्न है वो कभी साथ नहीं छोड़ते, चाहे वो अपने लिए भी घाटा सह लेंगे, लेकिन अपने साथ वालों का साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरा ये कि
वो अपनी फिजिक पे बहुत ध्यान देते हैं। कर्क लग्न वाले, ओके। उनको ब्यूटीफुल लगने का बहुत शौक होता है, अपने शरीर के लिए, अपनी फिजिक के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, और वो लकीली लगते भी अच्छे हैं, और वो अपने मतलब फिजिकली कह लो कि उनको बीमारियां वगैरह ये सब बहुत कम हो पाती हैं, क्योंकि वो अपने बहुत प्रिकॉशन से चलते हैं। और अगर हम सिंह लग्न वालों की बात करें, तो ऐसे लोग बहुत तेज स्वभाव के होते हैं। सिंह लग्न का जैसे मैंने बताया कि स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य ऐसा होता है कि उसकी रोशनी से ही सारे अंधेरे मिट जाते हैं। तो बिल्कुल। आपकी पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा होती है सिंह लग्न वालों की, तो ये अपने में इतना डेयरिंग होते हैं ना, इनके साथ इनको कुछ गलत ही नहीं लगता कभी। इनको लगता है कि हाँ, हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम दे दो, उनको ये लगेगा कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, हम सब सॉल्व कर लेंगे, हमें अपने पे बिलीव है। तो वो अपने पे इतना बिलीव रखते हैं कि उनके बड़े से बड़ी प्रॉब्लम में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वो हर युद्ध जीतते हैं। उनमें जोश बहुत रहता है, स्टेमिना बहुत रहता है उनमें। तो सिंह लग्न वाले बहुत तरक्की वाले, या अधिकतर वो प्रशासन में मिलेंगे आपको, या किसी सोशल एनजीओ वगैरह चलाते हुए, क्योंकि उनको समाज का बहुत, समाज में आगे बढ़ के काम करने का बहुत शौक होता है। या आपके ये कह लो कि मिलिट्री वगैरह में काफी मिलेंगे, किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट में वो मिलेंगे, लॉ में मिलेंगे। तो वो एक अच्छा लग्न होता है जिसमें डिफीट का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो डिफीट हो ही नहीं सकते, उनका ऐसा मानना है। तो वो भी काफी अच्छा लग्न है, स्ट्रॉन्ग लग्न है। इसके अलावा जो कन्या लग्न होता है वो भी मिथुन की तरीके से ही है। जैसे जी। कन्या लग्न का मालिक भी बुध होता है, तो बुध भी मैंने आपको बताया बड़ा सुलझा हुआ ग्रह है। वो अपने फोकस करता है, अपनी लगनशीलता, अपनी उसमें लगन रहती है, अपने काम पे ध्यान देता है, लोगों से बुराई भलाई लेते नहीं है, और बहुत अच्छे अपने मन मौजी रहते हैं, और उनका फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा होता है। और दूसरा आता है फिर आपका तुला लग्न। तुला लग्न का जैसे स्वामी, जैसे वृष लग्न का होता है, ऐसे तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है। लेकिन तुला लग्न वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े शाई हो सकते हैं, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मतलब उनको ये लगता है कि उनकी फीलिंग्स खुद ही कोई समझ ले तो ठीक है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। लेकिन वो, हाँ, लेकिन वो उन लोगों को भी थोड़ा स्टाइल वाला बनने का बहुत शौक होता है, ग्लैमर में वो शौकीन तो होते हैं, लेकिन फीलिंग्स वो भी किसी की हर्ट नहीं करेंगे, और उनका फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा होता है, लोग उनकी बहुत हेल्प करते हैं। तुला लग्न वालों के साथ लोग चिपकते हैं, उनके अंदर एक मैग्नेट होती है, क्योंकि शुक्र जो है वो अट्रैक्शन वाला ग्रह होता है, तो लोग अपने आप ही उनके साथ इकट्ठा होते हैं, भले वो एफर्ट करें या ना करें। तो उनके थोड़े से एफर्ट से ही ना उनका बहुत ज्यादा नेटवर्क अच्छा बन जाता है। और बाकी ऐसे लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं, उनके जो फील्ड भी होते हैं ना करियर के, वो इस टाइप के होते हैं कि जैसे ये कह लो कि रेस्टोरेंट वगैरह खोल लेते हैं, जो एक एंजॉय वाली लाइफ होती है। जी, जी। उनके उनके क्लब्स हो सकते हैं, या उनके कॉस्मेटिक से रिलेटेड या फैशन डिजाइनिंग में चले जाते हैं, तो वो इस तरह के कला प्रेमी होते हैं, और इस टाइप की फील्ड वो चुनते हैं। हो सकता है कि वो एक्टिंग की फील्ड में चले जाएं, ग्लैमर से जुड़े होना। लेकिन जो धनु लग्न वाले लोग होते हैं, इससे पहले वृश्चिक आएगा तो मैं वृश्चिक की बता देती हूँ। वृश्चिक लग्न वालों का भी सेम मेष लग्न वालों वाला हिसाब है, उनका भी स्वामी मंगल होता है वृश्चिक लग्न वालों का। तो वो भी बहुत एग्रेसिव होते हैं, तेजस्वी होते हैं, और किसी भी चीज में हारते नहीं है, फाइट करते हैं तो जीतते हैं हमेशा। उनको बड़ी से बड़ी टक्कर लेने से भी उनको कोई मतलब डर नहीं रहता, किसी वो निडर होते हैं, साहसी होते हैं, और किसी के भी आग में कूदने वाला काम करते हैं। मतलब किसी की भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और लड़ते हैं, बराबर न्याय के लिए लड़ते हैं, गलत बात उनको भी बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसे लगने वाले लोग बहुत ज्यादा लोगों की मतलब उनके साथ लोग बहुत खड़े रहते हैं कि हाँ, इस और कोई नहीं तो ये हमारी हेल्प करेंगे। तो वृश्चिक लग्न वाले निडर होते हैं, साहसी होते हैं, और हर एक के लिए लड़ने वाले होते हैं। तो वो भी अच्छा लग्न होता है। और लेकिन बस यहाँ पे यही मैं बोलूंगी, दूसरों के लिए जब लड़ रहे हैं तो सामने वाले के तो हम दुश्मन हो गए, तो उनकी थोड़ी दुश्मनी बढ़ती जाती है, बट उसका उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते वो, क्योंकि उनके अंदर पावर बहुत होती है। अगर हम इसी की धनु लग्न की बात करें, तो वो ज्ञान से रिलेटेड होता है, बृहस्पति का लग्न है वो धनु लग्न। तो ऐसे लोग ना मतलब लोगों को सलाह बहुत अच्छी देते हैं, न्याय की, कानून की बातें करते हैं, लोगों में शिक्षा का प्रसार करते हैं, किसी भी अननेसेसरी किसी को मतलब मिसगाइड नहीं होने देते, एडवाइस करते हैं अच्छी। और दूसरा, एजुकेशन में बहुत अच्छा, फ्री में शिक्षा देने पे बिलीव करते हैं, समाज सेवी होते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं। बहुत सारे पॉलिटिक्स वही होते हैं जिनका या तो बृहस्पति अच्छा होता है या सूर्य अच्छा होता है। यानी कि जो धनु लग्न वाले लोग हैं वो पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा अपना उनका करियर होता है, क्योंकि वो समाज के साथ जुड़े रहते हैं, उनका काम ही होता है लोगों को जागरूक करना, उन तक ज्ञान को पहुंचाना। ऐसे लोग स्कूल्स खोलते हैं, कई संस्थाएं चलाते हैं।
तो ये लोग भी बहुत अच्छे होते हैं और इनकी कोई भी दुश्मनी नहीं होती है और इनकी स्ट्रेंथ, ये बहुत स्ट्रेंथ वाले लोग होते हैं, अपने ज्ञान के बल पर ही सबको हरा देते हैं। तो तो मतलब ये ज्ञानी लोगों की अगर बात करें तो धनु जी, लग्न वाले लोग हाँ जी, बहुत हाँ जी, ज्ञानी माने बहुत जाते हैं। ज्ञानी होते हैं। जी, जी, जी। वो उनको फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो लॉ में ही हरा देते हैं सबको, वो बहुत अच्छे लॉयर भी हो सकते हैं। ओके। दूसरा ये कि इनका जो मकर लग्न वाले होते हैं, वो शनि से रिलेटेड होते हैं। ऐसे लोग ना मतलब उनके लिए ना कुछ भी चीज़ एक तो इम्पॉसिबल नहीं होती, जुनूनी होते, एक से कई ज़्यादा काम कर सकते हैं वो एक ही टाइम पे और बहुत मेहनती होते मल्टीटास्कर। हैं। जी, जी, बहुत मेहनती होते हैं। एक ही व्यक्ति कई सारे बिज़नेस चला सकता है, कई सारे टास्क संभाल सकता है। उनकी पर्सनल, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बहुत बैलेंस्ड होती है। ये शनि भी बहुत न्यायप्रिय ग्रह होता है, तो वो भी बहुत मतलब किसी से अननेसेसरी किसी को हर्ट नहीं करते ऐसे लोग, ना किसी के इमोशन के साथ खेलते हैं। और शनि वाले जो लोग होते हैं अधिकतर किसी की बड़ी-बड़ी फैक्ट्री के मालिक होंगे, ऑयल मिल होगी या पेट्रोल पंप के मालिक होते हैं। अधिकतर वो लोग बिज़नेस ही करते हैं या फिर अगर मान लीजिए हमारे ग्रह थोड़ी कंडीशन ऐसी है कि ग्रहों में काफ़ी दोष है, तो फिर वो कहीं जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, तो इस टाइप का होता है शनि। लेकिन हाँ, अगर उनका एक बार सितारा चमक जाए, तो वो जी। बहुत हाई पे जाते हैं। मतलब जितने भी ज़ीरो से एकदम हीरो बने, तो वो शनि ये मकर लग्न वाले, ये लाइफ़ में बहुत नाम करते हैं। मतलब सडनली ग्रोथ एकदम पकड़ते हैं वो लोग। तो शनि भी बहुत अपने आप में एक बहुत पावरफुल ग्रह है क्योंकि लेकिन अगर इसी का कुंभ लग्न भी होता है, वो भी शनि से रिलेटेड है, तो मकर और कुंभ दोनों सिमिलर हैं। तो ओके। कुंभ लग्न वाले भी यही होते हैं कि इनके अंदर एकदम से पावर आती है, लेकिन अगर इनको सुस्ती चढ़ती है, आलस करना होता है, तो अपनी खुद के ही बनाए हुए इनके रूल्स होते हैं, खुद का ही इनका मन होता है, तो सोएंगे खूब, आलस करेंगे, चाहे इन्हें कितना भी टोक ले, पेरेंट्स कुछ भी कह ले, अगर ये रात को 1-2 बजे सो रहे तो सोएंगे, 2-2 बजे उठ रहे दोपहर में, वो इनका ही मन होता है। लेकिन जब इनके अंदर जुनून आता है, तो फिर इनसे ज़्यादा मेहनती कोई नहीं होता। मतलब ये दिन-रात मेहनत कर सकते हैं, तो ये जुनूनी लोग होते हैं। और लाइफ में अपनी खूब मर्जी नाम के करते हैं। अपनी हाँ जी, हाँ मर्जी जी, के अपनी मालिक भी मर्ज़ी जी, होते जी। हैं इस और जुनूनी होते हैं। जी, जी, इन्हें कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता, ये सेल्फ मेड है और सेल्फ कंट्रोल्ड है। मतलब इनका कोई कंट्रोलर नहीं होता, ये खुद के ही मालिक हैं। मीन लग्न वाले भी सेम बृहस्पति का ही लग्न होता है मीन लग्न, उसका मालिक भी गुरु है। तो जैसे धनु लग्न वाले ऐसे ही मीन लग्न वाले हैं, वो भी एक शिक्षा के प्रसार करते हैं या आपके मीडिया वाली लाइन में बहुत जुड़े होते हैं। क्योंकि ये लोग समाज में एक संदेश फैलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, समाज में न्यूज़ वगैरह जो होती है, वो सब ये बृहस्पति से रिलेटेड होती है, कि आप लोग लोगों को जागरूक करते हैं कि समाज में हो क्या रहा है, अच्छा या बुरों से अवगत कराते हैं। या जो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड होती है, वो भी बृहस्पति जी। से रिलेटेड होती है। जिन लोगों का बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है, वो अध्यात्म से जुड़ा होगा, किसी भी चीज़ की डेप्थ में चला जाएगा, गहराई में। उन लोगों को ज्ञान का बहुत शौक होता है, कि किसी भी चीज़ का लॉजिक क्लियर करते हैं वो। तो बृहस्पति मीन लग्न वाला वही ग्रह है आपका। तो इस तरीके से सारे लग्न एक कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। तो इस बात को हम इससे बच ही नहीं सकते कि लग्न के हिसाब से किसी की पूरी नेचर पता चलाई जा सकती है कि ये ऐसा इंसान होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि किस तरीके से एक लग्न का प्रभाव पड़ता है हमारी पूरे शख्सियत पर, हमारे व्यक्तित्व पर। लेकिन जैसे किसी ना किसी लग्न के साथ अगर कोई ड्रॉबैक है कि कोई चीज उसके साथ कुछ वीक चल रही है, तो क्या इसका कोई उपाय भी है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? हाँ, भावना, वो कुंडली टू कुंडली डिफर करता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये बता सकती हूँ। अगर कुंडली में एग्जैक्टली तो हर एक की कुंडली अलग अलग होती है, उसमें प्लैनेट्स भी अलग होते हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे कॉमन ही सॉल्यूशन सबके लिए हों। बट फिर भी जैसे अगर किसी जिसका मेष लग्न है, तो मेष लग्न का मतलब हो गया कि आपका मंगल मेष लग्न का भी मालिक है, लेकिन वो आपका अष्टम भाव का भी मालिक है। यानी कि आप पे संकट लाने का भी काम कर सकता है कि आप अपने ही गुस्से में फंस जाओ और अपने ही गुस्से की वजह से अपना काम बिगाड़ लो। तो आप लोगों का जो चंद्रमा होता है, वो चौथे घर का मालिक होता है, जो कि आपको कूल रखता है और आपको ऐसी गलतियों से बचाता है। तो ऐसे में अगर आपका चंद्रमा नीच का नहीं है, यानी कि आपकी राशि वृश्चिक नहीं है, अगर आपकी राशि वृश्चिक नहीं है और लग्न आपका मेष है, तो आप चांदी के ग्लास में पानी पीना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चंद्रमा ना आपकी उस वाली जो एनर्जी है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करवाएगा, नेगेटिव कुछ होने नहीं देगा। तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी पीना, या आप एक पर्ल गले में वेयर कर सकते हैं, या चांदी की कोई ब्रेसलेट पहन सकते हैं या चेन पहन सकते हैं। तो चंद्रमा आके ना आपके उस पावर को सही डायरेक्शन में ले जाएगा, गलत होने नहीं देगा, वो आपका बचाव है। अब अगर आपका वृष लग्न होता है,
तो वृष जी। लग्न वालों के साथ भी ये वाली प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपका लग्न वृष है तो जो 2 नंबर है वो आपका पहला हाउस हो सकता है, लेकिन छठवां जो घर है वो तुला वहां पे राशि बैठी होगी तो आपका छठे घर का भी मालिक है। तो वो क्या करेगा कि आपके ऊपर, जैसे छठे घर का जो मालिक होता है वो शुक्र का ही हो गया आपका, तो आपकी कोर्ट केस कराना, हेल्थ इश्यूज लाना, वो आपके शुक्र के ही काम है। तो आपका ही लग्न, आपका ही नेगेटिव भी रोल निभा सकता है। तो हम उस केस में आपका जो सूर्य ग्रह होता है तो जी। वो आपका सूर्य बहुत अच्छा है, जो आपको सुकून देगा, मेंटल पीस देगा और आपको एक्टिव रखेगा, आपके दोषों को मिटाएगा। तो ऐसे में ना आप तांबे के लोटे या ग्लास में पानी पीना आपके लिए अच्छा है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से भी आपकी रोग, नेगेटिविटी, सारी चीजें खत्म होंगी। आप जो रूबी आता है, माणिक जो स्टोन होता है, जी। जेम जी। स्टोन होते हैं, अगर आप रूबी भी पहनना चाहें तो वो पहनना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके दोषों को कवर कर पाएगा। अगर जैसे आपका लग्न मिथुन है तो मिथुन वालों के लिए ना उनका लग्न कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो उन्हें कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, मिथुन लग्न है और अगर आपका राशि में जो राशि में आपका बुध खराब नहीं है, जैसे आपका बुध नीच का नहीं है, जी। नीच का इन द सेंस कि अगर आपका, आपको ये देखना होगा अपनी कुंडली में कि आपका बुध 12 नंबर में ना बैठा हो, मतलब मीन राशि वालों के लिए मैं बता रही हूँ कि आपका 12 नंबर में ना बैठा हो और आपका लग्न मिथुन हो, यानी कि 3 नंबर लिखा हो आपके लग्न में, तो आपका बुध बहुत अच्छा है। आप गणेश जी की पूजा करिए, आप पन्ना पहन सकते, जो एमरल्ड होता है वो पन्ना होता है, तो आपकी पावर बूस्ट होगी उससे, तो आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आप अपनी पावर को और अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। लॉस तो आपको अपने लग्न से कोई भी है ही नहीं। ऐसे जो सिंह लग्न होता है, सिंह लग्न में भी आपके लग्न की वजह से आपके स्वास्थ्य पे, शरीर पे कोई लॉस नहीं होता। बट यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आपका लग्न सूर्य का है, सूर्य आपका बहुत अच्छा है। अब आपका जो शनि होता है, जो सिंह लग्न वाले लोग होते हैं उनका जो शनि है वो उनका अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो आपकी कुंडली में 1 मिनट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 छठे घर का मालिक होता है। तो छठे घर का मालिक भी बीमारी देने वाला होता है, ये लड़ाई झगड़ा। अब ऐसे में आप लोग काला धागा मत पहनना, काला धागा पहन लेना या लोहे का छल्ला पहन लेना। तो सूर्य आपकी बॉडी है, अगर आपने काला धागा पहना तो सूर्य, मतलब शनि जो है ना वो सूर्य को काटना शुरू करता है। तो हमारा लग्न भले ही अच्छा है, हम इतनी तारीफें कर रहे हैं आपके लग्न की, लेकिन अगर आपने अपने ही गले में काला धागा पहन लिया गलती की तो आपका शनि एक्टिव हो जाएगा। शनि एक्टिव होगा तो उसका काम ही है कि आपके सूर्य को नष्ट करना, तो आप ही की पावर को काटने लगेगा। तो आप गलती से भी काला धागा मत पहनिएगा, लोहे का छल्ला मत पहनिएगा और नीलम तो कभी मत पहनिएगा। ये मीन राशि की मीन नहीं, लग्न ना, नो, ये सिंह लग्न वालों के लिए मैं सिंह बता रही लग्न, हूँ, ओके जिनका 5 नंबर का लग्न होता है, जिनका, ठीक है। ठीक है, हाँ। और बाकी अगर आपका कन्या लग्न है तो भी मिथुन की तरह कन्या लग्न भी बहुत अच्छा होता है। आप गणेश जी की पूजा करिएगा। आप पूजा में घास की पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि गणेश जी भगवान पे घास की पत्तियां चढ़ा, जो दूर्वा होती है वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। गणेश जी की पूजा करना आपके लिए अच्छा है। आपके ग्रीन कलर पहनना आपके लिए बहुत पावर बूस्टर का काम करेगा। आप जब भी ग्रीन कलर पहनोगे तो बुध, जैसे हम कलर पहनते हैं तो उस होती है। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो आपके बुध की तो आपको पावर देगा और आपका आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही अगर आपका तुला लग्न है तो तुला लग्न वालों में भी ये प्रॉब्लम है कि जो आपका 2 राशियां होती है, तो तुला लग्न वालों के साथ भी ना ये हो सकती है कि जो मैंने बताया था कि उनकी एनर्जी एकदम से उन्हीं की डाउन कर हो जाएगी, या वो पजेसिव टाइप के हो सकते हैं, शाई टाइप के हो सकते हैं, तो कई बार वो अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पाते। तो कई लोग ना उनका मौका कोई और लोग छीन ले जाते हैं। तो ऐसे में उनको जरूरत है अपना चंद्रमा एक्टिव करने की, क्योंकि तुला लग्न वालों के लिए आपका चंद्रमा जो है वो कर्म का मालिक होता है, यानी कि आपके अंदर एक्टिव पावर पैदा करेगा, प्रेजेंटेशन वाली। अब ऐसे में अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे या पर्ल पहनते हैं या चांदी, जैसे आप वॉच भी पहन सकते हैं जो डेली में हम वियर करते हैं, तो आप सिल्वर कलर की वॉच पहन सकते हैं, तो भी आपकी पावर बढ़ती है। व्हाइट कलर आप जितना पहनेंगे उतना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आपके जो दोष है कि जिसमें जो शाई वाली नेचर है वो चंद्रमा आपको ओवरकम कर देगा कि आप प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर वृश्चिक लग्न है आपका तो ऐसे लोगों को ना थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनका स्वास्थ्य खराब, एलर्जी बहुत जल्दी से हो जाएगी उन लोगों को। तो उन लोगों को जरूरत है कि आपको मंगल को जो अगर कंट्रोल कर सकता है तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होगा।
सूर्य की पावर लेके ना आप उसके दोषों को खत्म कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए भी गायत्री मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छा है। तांबे के ग्लास में पानी पीना वो बहुत अच्छा है, ताकि आपकी हेल्थ को वो फिट रखेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में हेल्थ को सही करने वाला आपका सूर्य होगा। अगर आपका धनु लग्न है, तो वो धनु लग्न मैंने बताया था, उनका कोई फाइटर मतलब उनका कोई फाइट करके हरा ही नहीं सकता, वो खुद ही बहुत ज्ञानी होते हैं। अगर आपका धनु लग्न है, तो आप बृहस्पति आपका ग्रह हो गया, तो आप अपने बृहस्पति को बहुत ज्यादा पावर दो। आपका बृहस्पति मतलब अब जैसे ये लग्न हो गया, तो लग्न का मतलब हो गया कि हमें ये पता चला कि आपको जो पावर देगा वो आपका बृहस्पति देगा। अब आपके ऊपर है, आप वो पावर लो या मत लो, आपको लेनी पड़ेगी। जैसे होता है ना कि आपका ये मोबाइल है, तो ये चार्जर है, अब आपने अगर चार्ज नहीं किया तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फोन बंद हो जाएगा। आपको चार्ज भी करना होता है, खाली लग्न होने से ये नहीं कि वो अपने आप करता रहेगा। तो आप बृहस्पति की पावर को बढ़ाइए। हाँ जी, तो आप अपने उस लग्न की पावर को बढ़ाइए। आप उसके लिए जैसे हल्दी होती है वो बृहस्पति की होती है, केसर भी बृहस्पति का होता है, तो आप ना दूध में केसर या हल्दी डाल के पी सकते हैं, भले ही चुटकी भर पीजिए। या आप येलो कपड़े पहनना अच्छा है, पुखराज पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो बृहस्पति आपका पावर लेगा, तो वो चीज और अच्छे से आपकी चार्ज होगी। ऐसे आपका अगर मकर लग्न है, मकर लग्न यानी कि शनि का हो गया, तो मकर लग्न वालों के लिए थोड़ा ध्यान रखना, आपका शनि का लग्न हो गया, तो आपका एनिमी सूर्य होता है, क्योंकि मकर लग्न वालों के लिए जो सूर्य है ना, वो अष्टम भाव का मालिक है। तो आपका सूर्य, अगर आपने मकर लग्न वालों ने गलती से अगर तांबे के लोटे में पानी पीना शुरू कर दिया, तांबे के लोटे में पानी शुरू कर दिया, या आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि आपका सूर्य शनि को काटना शुरू कर देगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं। तो हमें सूर्य को पावर नहीं देनी है, ताकि हमारा शनि ना कट जाए। ऐसे कुंभ लग्न वालों के लिए, आपका अगर लग्न कुंभ है, तो भी हमें ये ध्यान रखना है कि कोई तांबे का छल्ला वगैरह नहीं पहनना है। ऐसे अगर आपका मीन लग्न है, तो मीन लग्न वालों को तो बृहस्पति की पावर बूस्ट करनी ही करनी है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। तो बृहस्पति के लिए मैंने आपको बताया था कि आप पुखराज पहन सकते हैं, केसरी हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, और तुलसा जी का सेवन करना भी बृहस्पति की पावर को बढ़ाता है, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो ऐसे हल्दी वाला दूध, जी जी जी, ऐसे करके ना हम हमारे लग्न को मजबूती दे सकते हैं, और हम अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं, और सारे जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनसे बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशिमा जी, बहुत सारी आपने बातें बताई। और इन चीजों को लेके अक्सर कंफ्यूजन रहती है, और कंफ्यूजन क्या यूं कहें कि बहुत सारी गलत धारणाएं रहती है कि मिसलीड बहुत कर दिया जाता है इन चीजों को लेके। लेकिन आज आपने जिस तरीके से हमारे शो में आके इन चीजों को क्लैरिफाई किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं, उनको भी बहुत सारी क्लैरिटी आ गई होगी इन चीजों को लेके। आशिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की पाबंदी है, पर हमारे पास प्रश्न तो और भी हैं, क्योंकि इतनी बातें आपने बताई, तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं जहन में, और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आपसे उन पर भी हम बातचीत कर सके। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हमें विदा लेनी पड़ेगी अपने दर्शकों से। तो दर्शकों, हेलो जिंदगी में आज इतना ही। और आशिमा जी ने जो भी बातें आपको बताई हैं, निश्चित ही अगर आप वो सारी चीजों का ध्यान रखेंगे और वो उपाय अगर आप करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और देखते रहिएगा यूपी सिटी न्यूज। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध।